शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम मौजूद हैं कोटली में और चूँकि कश्मीर इलेक्शंस को हम मुसलसल कवर कर रहे हैं और आज भी हम कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उस हवाले से बात करें। 19 जुलाई को बड़ी तारीख़ी हैसियत है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इस तारीख़ की, उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या स्पेशल स्टेटस के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ने में कामयाब रहा या नहीं, और ख़ुद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो हुर्रियत रहनुमा हैं मकबूजा कश्मीर के, वो कश्मीर की तहरीक के हवाले से और स्पेशल स्टेटस के हवाले से इतने खामोश क्यों हुए। और ख़ास तौर पे जब हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, चूँकि सबसे बड़ी रियासती जमात है और मौजूदा इलेक्शंस में वो जा रही है और इत्तेहाद की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद क्यों नहीं हुआ, इत्तेहाद के दरमियान कौन कौन सी रुकावटें रहीं। पिछला इलेक्शन चूँकि मिलकर लड़ा गया था, क्या हुकूमत 25 जुलाई के बाद जब हुकूमत बनेगी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मौजूदा हुकूमत, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है हुकूमत में, तो उनकी इत्तेहादी होगी या नहीं। और ख़ास तौर पे जिस हल्के में हम मौजूद हैं, यहाँ की सियासत की बात करें, 35 साल से मुसलसल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती आ रही है और अब ये कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा तारीख़ी अपसेट होगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं उनको टफ़ टाइम मिलने वाला है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अतीक अहमद ख़ान, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पे गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे। आज चूँकि 19 जुलाई है, बड़ा तारीख़ी दिन है और इस दिन के हवाले से रोशनी डालिएगा। 19 जुलाई 1947 और रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख़ में, सियासत में अहम तरीन दिन है। ये वो दिन है जब कि हमें पाकिस्तान से पहले आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने करारदाद इलाक़े पाकिस्तान के ज़रिए अपनी सियासी तकदीर का पाकिस्तान के साथ फ़ैसला किया। और ये अजीब बात है कि 562 रियासतें थी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने लीड ली और सबसे पहली रियासत है जिसने ये इनिशिएटिव लिया और तमाम रियासतों को रहनुमाई मुहैया की कि वो कुछ लोग पाकिस्तान के साथ और कुछ लोग हिंदुस्तान के साथ अपनी मर्ज़ी से शामिल हों। ये जो करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है 19 जुलाई की, इससे कश्मीर की सियासत में मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल है और ये बेपनाह इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यही वो करारदाद है जिसकी बुनियाद पर करारदाद इलाक़े पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद पर आगे चल के 23 अगस्त 1947 को सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब मुजाहिद अव्वल ने नीला पट से जिहाद आज़ादी शुरू की। यही वो करारदाद है जिसके नतीजे में फिर आप देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी उसी पैटर्न पे वजूद में आई और ये वो करारदाद है जिसकी बुनियाद पर आज यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर का ये मौजूदा नक्शा आपको दिखाई देता है। और उसके बाद फिर कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं, लेकिन 19 जुलाई रियासत की सियासत में बहुत अहमियत का हामिल दिन है। ये बात याद रखने वाली है कि जिस दिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ये करारदाद की है, उस रोज़ रियासत जम्मू और कश्मीर की 100% 21 की 21 नशिस्तें असम्बली की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास थी। तो इसलिए किसी एक जमात का फ़ैसला नहीं है, ये सवाद आज़म का फ़ैसला है और उसी बुनियाद पर इस वक्त तक ये तहरीक आज़ादी भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। अब आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपने रोशनी डाली इस तारीख़ी दिन के हवाले से और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान ये तारीख़ जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही है। मौजूदा इलेक्शंस की अगर हम बात करें, 25 जुलाई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था, आपकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई कि आप जो इलेक्शंस में जा रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद आपका होगा। इत्तेहाद नहीं हो सका, अगर है भी तो क्या, चूँकि दिन बहुत कम रह चुके हैं, कोई सरप्राइज़ है इसमें, या फिर आपने ये फ़ैसला किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि अमूमन 11वां इलेक्शन है, हमने देखा कि जो इस्लामाबाद की हुकूमत होती है वही यहाँ पे भी हुकूमत बनाती है, माजी ये कह रहा है, ये आप PTI अगर हुकूमत बनाती है तो उनके साथ हुकूमत में इत्तेहादी होंगे, है कुछ इस तरह का सरप्राइज़? देखिए, एक इलेक्शन से पहले इत्तेहाद होता है, एक इलेक्शन के बाद इत्तेहाद होता है, पोस्ट इलेक्शन अलायंस जिसे कहते हैं। तो हमने PTI के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इलेक्शन अपना लड़ेंगे और मिलकर हुकूमत साजी करेंगे। मिलकर हुकूमत साज़ी करेंगे, ये सरदार अतीक साहब ने जो बात बताई, और यही वो चीज़ थी, यही वजह थी कि इस दफ़ा अपने अपने कैंडिडेट यानी अपने निशान पे लड़ेंगे। इत्तेहाद ज़रूर होगा हुकूमत बनाने के बाद। कश्मीर की अगर हम बात करें, स्पेशल स्टेटस की अगर हम बात करें,
बहुत सारे डिप्लोमेट्स का हमने इंटरव्यू किया, अब्दुल बासित साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि तमाम चीज़ें अपनी जगह, कश्मीर का जो मुकदमा था, पाकिस्तान उस तरह नहीं लड़ सका जिस तरह उसको लड़ना चाहिए था। आपका क्या मौक़िफ़ है इंटरनेशनल फोरम पे? अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म हों या इंटरनेशनल सतह पे हों, कश्मीर से जब नाम लिया जाता है तो सरदार अतीक अहमद ख़ान का नाम आता है। आप इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर को जाकिर करते हैं। इस मामले में आप नहीं समझते कि उस तरह लॉबिंग नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी? देखिए, ये जो मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ, वो कोई ऐसा हादसा है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। नरेंद्र मोदी ने एक खौफनाक किस्म का आइनी और कानूनी हमला किया और एक आइनी जबर मुसल्लत किया कश्मीर के ऊपर। फ़ौजें पहली बैठी हुई हैं, फ़ौजी जबर वहाँ पर मौजूद है। इसके फ़ौरन बाद आप देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और दुनिया भर में कश्मीरियों के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल पाया गया। आज़ाद कश्मीर में हर कदम पर, हर जगह से मज़ामत जो है और रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया ज़रूर है, एक तो अपने नक्शे में तब्दीली की है और उस नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ मशरूत करके जारी किया है, ताकि कम अज़ कम हमारी पोजीशन अखलाकी तौर पर ठीक रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और वज़ीर ख़ारजा ने आलमी सतह पर भी बहुत उम्दा गुफ्तगू इस पर की है। लेकिन जो इक़दामात किए जाने वाले थे, बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं। कम अज़ कम एक कदम ये है कि दुनिया में उन मुल्कों के साथ लॉबी करनी चाहिए थी जो 5 अगस्त 2019 के बाद के कश्मीर को तस्लीम नहीं करते, बल्कि 5 अगस्त 2019 से पहले के कश्मीर को, मसलन मलाइशिया है, तुर्की है, ईरान है, चाइना है, दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हिंदुस्तान की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं और हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम से आगाह हैं और जिन्हें अंदाज़ा है कि नरेंद्र मोदी सारे जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न बिगाड़ना चाहता है। मगरबी दुनिया तो चूँकि चीन की मुखालफत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को थपकी दे के रखती है, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में बेशुमार ममालिक हैं जो हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर सोचते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को अब भी इस पर बहुत मौसर लॉबी करनी चाहिए, बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें हिंदुस्तान को मैक्सिमम एक्सपोज़ किया जाए, ताकि जब कश्मीर पर मुज़ाकरात हों, बात हो, सेफ फ्री की मुज़ाकरात का माहौल हो, तो हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाले कश्मीर पे जा सकें, उसके बाद वाले कश्मीर पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। हालिया दिनों में एक जो मकबूजा कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीटिंग की थी। उसमें उस करारदाद का जो मतन बाद में 4 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए, मुतालबात रखे, वो अपनी जगह। लेकिन उस चीज़ को भारत ने जिस तरह कैश कराया, वो ये कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों से बात करना चाहते हैं, कश्मीरी हमारे साथ खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती का पॉइंट ऑफ व्यू आपने भी सुना, हमने भी देखा उसको। तो आपको क्या लगता है 2022-23 में, चूँकि वहाँ पे भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 12 लाख जो मज़ीद उन्होंने लोग वहाँ एडजस्ट किए, आपको लगता है कि शायद मोदी जिनका 20 साल पुराना एजेंडा था, एक-एक करके वो अपना जो एजेंडा है वो नाफिज़ करते जा रहे हैं और कहें मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप से भी, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप से भी और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो कहें बहुत पीछे है इस मामले में? देखिए, ऐसे है कि नरेंद्र मोदी का ख्याल ये था कि आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट करने के बाद उन्हें कश्मीरी क़यादत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1-1.5 साल के जबर के बाद, तशद्दुद के बाद, इंसानी हकूक़ की पामालियों के बाद, सफारती सतह पर माज़-आराई के बाद, आप देखते हैं कि उन्हें फिर कश्मीरियों से बात करने की ज़रूरत पड़ी। और जब महबूबा मुफ्ती से और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला से बात हुई, तो आप ये भी देखिए कि उन्होंने क्या बात की। उन्होंने कश्मीर की स्टेटहुड की बात की, उन्होंने रियासती तशख़्ख़ुस की बात की, रियासत को बहाल करने की बात की। उन्होंने वहाँ किसी किस्म का कोई छोटा किसी डैम का, कोई सड़क नाली टूटी का या मुलाज़मतों का या रोज़गार का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कश्मीर की हैसियत बहाल करने की बात की। तो 2 बातें इस कॉन्फ्रेंस से सामने आई हैं। एक ये है कि मोदी तमाम तर क़ुव्वत और ताकत के बावजूद उसे कश्मीरियों से बात करना पड़ी, जो उसका ख़्याल था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात तो ये होगी और दूसरी बात ये है कि कश्मीरियों ने, वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान की सियासत के साथ रहे, उन्होंने भी बात वही की है जो बाकी कश्मीर के लोग करते हैं। तो इसलिए ये अखलाकी तौर पर कश्मीरियों की बड़ी फ़तह है, बड़ी कामयाबी है और हिंदुस्तान की नाकामी है। असल में नरेंद्र मोदी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने किए पर ठप्पा लगवाना चाहते थे, मोहर लगवाना चाहते थे, जो लगवाने में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी के इन इक़दामात को ख़ुद हिंदुस्तान के लिए ख़तरा महसूस करती हैं। आप देखते हैं कि राहुल गांधी को कश्मीर नहीं जाने दिया गया और अपोजिशन को वहाँ नहीं आने दिया गया। तो हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी रिजेंटमेंट है, कश्मीरियों की मोहब्बत की वजह से नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि ये इक़दाम ऐसे हैं
इन इकदाम से ख़ुद हिंदुस्तान का वजूद और सालमियत और इंटीग्रिटी ख़तरे में पड़ सकती है। ठीक कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं कश्मीर का वकील भी हूँ, सफ़ीर भी हूँ। आपको लगता है कि कश्मीर का मुकदमा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वाक़ई कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सही मुकदमा लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकारीर का ताल्लुक है, वो बहुत उम्दा हैं, बहुत आला हैं। इमरान खान की तकारीर ने हिंदुस्तान को एक्सपोज़ करने में बहुत मदद दी है और दुनिया को सेंसिटाइज़ करने में मसला कश्मीर को बहुत हेल्पफुल तकारीर है उनकी और शाह महमूद कुरैशी साहब की। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कश्मीर पर एक कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील पानी चाहिए, ताकि हमारे दोस्त और दुश्मनों को मालूम हो जाए कि हम कहाँ से पीछे नहीं हट सकते और बॉटम लाइन क्या है और कितने तक आगे जा सकते हैं। इस बात की जो कमी है उसे जितना जल्द हो सके, चूँकि कश्मीरी एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, एक्चुअल सफ़रर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करके तो एक मुज़ाकराती अमल करना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की अफवाज हैं, उनकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुकूमत के पास एक सरकारी कौमी कश्मीर पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी जो कमी है उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, राजा फ़ारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा था कि कश्मीर डेस्क बनना चाहिए, हमें फ़रीक बना के आप आगे पेश करें, चूँकि असल फ़रीक हम हैं। उस पे आप भी स्टैंड करते हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करे इंटरनेशनल लॉबिंग करने में और फ्रंट से आप लड़ें, बैक पे सपोर्ट पाकिस्तान की हो? ये जो कश्मीर डेस्क कायम करने की तजवीज़ है, ये 90s में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दी थी और उस वक्त से हम इसको परस्यू कर रहे हैं। बड़ी मुनासिब तजवीज़ है कि दुनिया भर के सफारत खानों में कश्मीर डेस्क कायम होने चाहिए। उन पर एक कश्मीरी ट्रेंड जो है वो अफसर मौजूद होना चाहिए, जो हर मुल्क के अंदर मसला कश्मीर पर जब बात हो या हिंदुस्तान को प्रोपेगेंडा करे, तो उसका जवाब मुहैया करने के लिए हमारे पास पूरी क़ुव्वत मौजूद होनी चाहिए और पूरा नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए और वो जो कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील पा जाए उसके मुताबिक ताकि दुनिया में बात की जाए। अच्छा, अगर हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं और मौजूदा चूँकि सियासी माहौल है, कहा यह जा रहा है सबसे बड़ी रियासती जमात सुकड़ कर चंद सीटों तक महदूद हो गई है और इस दफ़ा भी जो आपके मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद 2-3 सीटें ही होंगी, आपके पास इससे ज़्यादा नहीं होंगी। क्या वजह है? आप ख़ुद बहुत ही टैलेंटेड हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान कश्मीर की नुमाइंदगी भी करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इतनी टूट-फूट का शिकार क्यों हो गई? देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, एक मिशन है, एक नज़रिया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे की खालिक है। ये नारा एक मकसद है और इस नारे ने सियासत को भी, कश्मीर की सियासत को एक मकसद अता कर दिया है। आज अगर आप कश्मीर में देखें तो 10 लाख फ़ौज का रास्ता जिस नारे ने रोक कर रखा हुआ है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है। तो जो जमातें तहरीक हों, मिशन हों, वो नाकाम नहीं हुआ करती। उन्हें असम्बली की नशिस्तों के साथ नापा तोला नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें, गैर रियासती जमातें यहाँ दखल अंदाजी बंद कर दें तो सारी तारीख़ इस बात की गवाह है। 70 का इलेक्शन आप देखिए, 85 का इलेक्शन आप देखिए, नवाज़ शरीफ जब तक उनकी पार्टी नहीं बनी उनका इलेक्शन देखिए। जब भी पाकिस्तान की कोई सियासी जमात यहाँ मौजूद नहीं हुई और उसके लिए धांधली नहीं की गई तो तमाम इंतखाबात 1946 के इंतखाब से लेके इस वक्त तक के तमाम फेयर इलेक्शन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीते हैं। इसलिए ये कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमतें इसे साथ होकर तोड़वाती हैं, कमज़ोर करती हैं। इसलिए इसमें मैं समझता हूँ एक ही रियासती जमात है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, नुमाइंदा है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, अब आप अगर न्यूज़ वन की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप कोटली की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, आप न्यूज़ वन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरह जो लोग यहाँ पीपल्स पार्टी में K21 सारी, तो जो लोग पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, PTI में बैठे हैं, नवाज़ लीग में बैठे हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान की जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक़ तो कायद-ए-आज़म ने हमें दिया था, वो हमारे पास मौजूद है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास कायद-ए-आज़म का मैंडेट है। अगर ये इंतखाबी मुदाखलत ना हो तो आप ये समझिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कोई दिक्कत इलेक्शन में नहीं है, ना पहले थी, ना अब है, ना आइंदा होगी अल्लाह के फज़ल। अच्छा, क्या समझते हैं जिस जगह आप मौजूद हैं, इस सीट ये चूँकि 35 साल से आपके साथ है, मलिक नवाज़ साहब मुसलसल जीते आ रहे हैं और अब की बार चूँकि उन्होंने हल्का चेंज किया है और हल्का इंतखाब बिल्कुल वही है, यानी इनका वोट वहाँ पे नहीं है खुद। इस चीज़ को आपके मुखालिफिन कैश कराना चाह रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, अभी अब वहाँ पे जाएँगे भी। आपको क्या लगता है, कहा ये जा रहा है, अमूमी जो एक सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो डिस्कशंस भी आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि शायद इस दफ़ा कोई अपसेट होगा, 35 साल का जो एक आपका मोमेंटम बना हुआ था शायद वो टूटने जा रहा है कोई इसमें हकीकत? देखिए, एक तो आपने ख़ुद कहा कि ये सीट 35 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास है। अगर किसी एक 5 साल में तरक्याती काम नहीं हुए
लोग मुतमईन ना हों तो दूसरे 5 साले में कैसा वोट देंगे, तीसरे 5 साले में कैसे देंगे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें में कैसे वोट देंगे। यहाँ मलिक मोहम्मद नवाज़ साहब ने बेपनाह लोगों की खिदमत की है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की खिदमत की है। और अभी सरदार सिकंदर याद खान साहब के बेटे सरदार फारूक सिकंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार सिकंदर याद खान साहब ने इस इलाके की बहुत खिदमत की है। ये ज़िला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बनाया है। यहाँ जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ है थोड़ी होंगी, लेकिन जितनी हैं वो आबादी और रकबे के तनासब से और किस जगह पे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में मौजूद है। जो सड़कों का नेटवर्क है, जो बिजली का है, जो पानी का है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मसाइल, आबादी बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि ये सीट रवायती एतबार से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीट है। मुकाबला हो सकता है, मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन सरदार सिकंदर याद खान साहब की खिदमत का लोग एतराफ़ करेंगे और सरदार फारूक सिकंदर साहब को भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, क्या लगता है आपको कितनी सीट्स हो जाएंगी? एक आपका एक आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं सीट्स के हवाले से, आपको क्या लगता है कितनी सीट्स लेंगे आप पूरे आज़ाद कश्मीर से? देखिए, हमें चूँकि गुज़श्ता 10 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और नवाज़ लीग की हुकूमत ने बहुत बुरी तरह हमारे अंदर शिकस्त और रेख्त पैदा की है, हमारे अंदर तोड़ फोड़ पैदा की है। इसलिए हम इन इंतखाबात में माजी के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं। हर हल्के में आप देखें कि मुस्लिम कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है तेज़ी के साथ, और हम तो करते हैं कि माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर परफॉर्म करें। नंबर शेयर करेंगे हमारे ऑडियंस के साथ कि कितने नंबर्स होंगे आप? ये आखिरी वक्त तक देखिए, इलेक्शन के आखिरी 24-48 घंटे तक सूरत हाल बदल सकती है, और हम बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहाँ हम कमज़ोर थे, लेकिन आज हमारा ग्राफ वहाँ से 50-60% क्रॉस कर गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम तो करते हैं कि हम माजी के मुकाबले में ज़्यादा सीटें लेंगे और कंफर्टेबली हुकूमत में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिरी 1 मिनट है और इस पे मैं चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से हम बात करें। अ, जो डिप्लोमेट्स हैं या पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रद्द-ए-अमल कश्मीरियों की वजह से, पाकिस्तान तो अपनी कोशिश कर रहा है, वो यूएन की जो स्पीच जिसका तज़किरा आपने भी किया, प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन कश्मीर से यानी आज़ाद कश्मीर से और मकबूजा वैली से वो रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आई जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद आनी चाहिए थी। आप मुत्तफ़िक़ हैं? वो कहते हैं कि एक बंदे ने भी कोई शहादत नहीं दी, तो वो कह रहे हैं कि कश्मीरी शायद ख़ुद सुस्त रवि का शिकार हैं। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस राय से? दुनिया का कोई जी शऊर आदमी 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी में चलने वाली तहरीक ज़िंदा है, मौजूद है, उसकी मौजूदगी में सुस्त रवि का गिला नहीं कर सकता। और तहरीक को मापने के लिए कोई शहादत ही नहीं चाहिए। हर रोज़ शहादतें हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में। तहरीक को जानने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज की मौजूदगी और उसकी तादाद का जायज़ा लेना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है, मज़ामत नहीं है, तहरीक नहीं है, तो हिंदुस्तान ने 10 लाख फ़ौज किस मकसद के लिए वहाँ रखी हुई है। जिस दिन तहरीक कमज़ोर होगी फिर हिंदुस्तानी फ़ौज वापस आना शुरू हो जाएगी। तहरीक को जांचने का और मापने का बेहतरीन तरीका हिंदुस्तानी फ़ौज की तादाद है, और हिंदुस्तानी फ़ौज की उस तादाद में नाकामी के बाद मोदी को फिर आर्टिकल 370 और 35A छेड़ने पड़े। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है, तमाम जमातें जो इलाके पाकिस्तान की हामी हैं या नहीं हैं, तमाम की तमाम इस अमल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, और ये एहतजाज मुसलसल जारी है। जहाँ भी एहतजाज का हमारा जो डायस्पोरा है, सारी दुनिया के अंदर जो कश्मीरी पाकिस्तानी NGOs हैं, वो सब मुसलसल जहाँ मौका आता है वो इस पर एहतजाज करती हैं। तो इसी एहतजाज का असल असल पैमाना जो है मज़ामत का और रद्द-ए-अमल का, वो मकबूजा कश्मीर होना चाहिए। अच्छा, जो मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे ये बात कर रही है और मरीम नवाज़ चूँकि मुसलसल जलसों से खिताब भी कर रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, 5वां सूबा बनने जा रहा है, हम सूबा नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही क्लेम कर रही है। आपको लगता है कि वाकई में आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का सूबा बनने जा रहा है? देखिए, नवाज़ लीग को कुछ बातें सूट नहीं करती हैं। नवाज़ लीग वो जमात है जिसने नरेंद्र मोदी को घर बुलाया, जिसने रॉ के चीफ अजीत डोवल को घर बुलाया, सचिन जंदाल को घर बुलाया। तो वो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ यहाँ गवाही देने के बजाय अगर ये आज़ाद कश्मीर में अवलन तो आए ना, इंतखाबात के मौके पर आएँ तो कश्मीरियों के साथ यकजहती का को पैगाम दें, तहरीक आज़ादी के बेस कैंप को स्ट्रॉन्ग करें। एक दूसरे के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बना हुआ है, दूसरा तीसरे के ख़िलाफ़ क्राउन विटनेस बना हुआ है, तो मकबूजा कश्मीर में क्या पैगाम जा रहा है? सब एक दूसरे को कश्मीर का सौदागर और कश्मीर का सेलर साबित कर रहे हैं। ये मकबूजा कश्मीर के नौजवान के लिए क्या पैगाम है? यहाँ अगर वो आते हैं, हमारे सर आँखों में हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्हें चाहिए कि हिंदुस्तानी फ़ौज का जिक्र करें, इंसानी हकूक़ की पामाली का जिक्र करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र करें, कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र करें, नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान का जिक्र करें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जिक्र करें। ये क्या बात हुई कि वो अपने जो है वो बनी गाला के और रायवंड के और जाती अमरा के और लाड़काने के और नवाब शाह के झगड़े जो हैं वो मैले सियासी कपड़े यहाँ आके धोते हैं। ये कोई सियासी धोबी घाट तो नहीं है, ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। यहाँ आएँ, अवलन तो आए नहीं,
अगर आएँ तो उन्हें अच्छी बात करनी चाहिए, और अच्छी बात ना करें तो ज़ुबान रोक के रखें। कम से कम पार के कश्मीरी को हौसला नहीं दे सकते, उनमें मायूसी तो ना पैदा। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ ज़िमनी सवाल में, चूँकि ये हुकूमती जमात की तरफ से यानी फेडरल हुकूमत जो आती है, यहाँ उनके वज़ीर आ रहे हैं, वो भी यही उनका वो पाकिस्तान की सियासत कश्मीर में आके डिस्कस कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि रायशुमारी चूँकि उनका विजन है, उस पे उन्होंने बात की। वो किसी हद तक कश्मीरियत की बात करते हुए हमें यहाँ नज़र आते हैं। कम अज़ कम पाकिस्तान में उनका क्या विजन है वो अलग बात है। आपको लगता है कि पीटीआई, प्राइम मिनिस्टर खुद बाग आए, कल भी उनका जलसा था, तो वो भी वो बात नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए। वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को पैगाम दें, आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों को पैगाम दें। पाकिस्तान की सियासत यहाँ क्यों डिस्कस हो रही है, जो कि आपने पहले भी कहा? देखिए, असल बात ये है कि कश्मीर के मामले में तकरीबन ये तमाम के तमाम एक ही तरह के मुजरम हैं, एक ही तरह के सियासी मुजरम और कौमी मुजरम हैं। मसलन गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की तहरीक जुल्फ़ार अली भुट्टो ने शुरू की थी सबसे पहले, तो बिलावल भुट्टो साहब को अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। तकसीम कश्मीर के मामले में सब डीले डाले हैं, सब ने अपने अपने दौर में। नवाज शरीफ साहब ने सूबे के मामले में आइनी सूबा बनाने की कोशिश की, वो इस तरह हैं। पीटीआई को इस मामले में खुलकर बात करनी चाहिए कि वो सूबा नहीं बनाना चाहते, तकसीम कश्मीर के ख़िलाफ़ हैं। तो इस मामले में सारों के दामन दागदार हैं, किसी एक दूसरे के दामन पर ज़्यादा दाग होंगे, किसी के कम होंगे, लेकिन इन्हें अपनी 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 जमातों के माजी याद रखना चाहिए, और इन सब के कश्मीर के मामले में इन सबको अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। कश्मीर के मामले में रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। कश्मीर का बयानिया और सरदार अतीक का विजन। कश्मीर का बयानिया बड़ा सिंपल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, हक़ खुद इरादियत बैन अक़वामी उसूल के तहत मिलना चाहिए। कश्मीरी एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं, सफ़रर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए। सेफ फ्री के मुज़ाकरात का एहतमाम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बेहतरीन रोड मैप हैं, उनके तहत सेफ फ्री के मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीर का नेगोशिएटेड पॉलिटिकल पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार तकीय अहमद खान साहब। सरदार साहब बता रहे थे कि कश्मीर का जो बयानिया है, करारदादें मौजूद हैं, उनके तहत ही होना चाहिए। सैफ अफ्रीकी जो मुज़ाकरात हैं, जिस महबूबा मुफ्ती की जो बात थी, उन्होंने उसको भी इंडोर्स किया। और कश्मीर को चूँकि स्टेक होल्डर कश्मीरी हैं, उनको साथ मिलाए और उनकी मौजूदगी के बगैर कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं होगी। ये थी हमारी गुफ्तगू सरदार तकीय अहमद साहब के साथ। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।